न्यूज़ देखने वाले हैं ये आपका दैनिक जागरण का होगा। और स्पेशली आज जो आप जानते हैं कि आज कुछ भी स्पेशल इसमें मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एडिटोरियल को ही देखेंगे, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है। और आज आपका डेट जो है वो 24 जुलाई है। दिल्ली एडिशन को हम लोग हर रोज़ करते हैं दैनिक जागरण के अनुसार, तो हम लोग आज भी दैनिक जागरण को ही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट को भी देख लेते हैं कि किस तरह से जो है अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाता भारत से जानते हैं। और ये आपका विवेक देवराव और आदित्य सिन्हा जी के द्वारा जो है इनके पॉइंट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से भारत ने जो पड़ोसी देशों के साथ क्या किया है, कि आपका सहयोग किया है और किस तरह से एग्जाम्पल सेट किया है पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पड़ोसी देशों के लिए भारत ने सदैव एक भरोसेमंद सहयोगी राष्ट्र के रूप में क्या किया, उदाहरण प्रस्तुत किया है, ठीक है। और बहुत विभिन्न मौक़ों पे भी हमने देखा भी है। इस मोर्चे पे दूसरे देशों के प्रति परस्पर सम्मान, उनकी संवेदनाओं को की समझ और सहयोग की भावना जो है भारत की प्रमुख चारित्रिक विशेषता रही है। ऐसे में विदेश मंत्री जो एस जयशंकर का कहना यथार्थ ही है कि भारत के लिए जो है एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका विदेश नीति के किसी अवयव से कहीं बढ़कर के एक ऐसा सिद्धांत है जो आपका विश्व में भारत की छवि को क्या करता है, छवि एवं कद को परिभाषित करने में सहायक होता है, ठीक है। बिल्कुल आप देखते भी हैं कि भारत किस तरह से जो पड़ोसी देशों का हमेशा से मदद करता आ रहा है, चाहे वो आपका श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, या फिर कोई भी कंट्री हो, ठीक है। आपका देखिए बताया जा रहा है कि श्रीलंका के साथ भारत के स्थायी एवं शाश्वत संबंध इस सिद्धांत के साक्षी हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे हाल ही पे जो है 2 दिवसीय यात्रा पे जो है वो आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे। बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुए हैं और भारत ने बहुत सारे चीज़ों को उनके साथ साझा भी किया, मदद का भी आश्वासन दिया गया भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही रिलेशन हम लोग यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। दोनों देशों के संबंध जो है वो भू राजनीतिक एवं आर्थिक परिधि से परे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक कड़ियों से जुड़े हैं। इस अटूट संबंध की जड़ें रामायण काल से जुड़ी हुए राम सेतु इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि जो रिश्ते राम के समय से चले आ रहे हैं तो अभी क्यों नहीं चलेंगे। राम सेतु और इस काल से जुड़े आख्यान दोनों देशों की सामूहिक चेतना में समाये हुए हैं। इन्हें द्विपक्षीय स्तर पर लंबे समय से चले आ रहे विश्वास और मैत्री और आपका क्या परस्पर सहयोग के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह केवल किसी पौराणिक महागाथा का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के साझा इतिहास एवं सांस्कृतिक क्या है तो सांस्कृतिक मूल्य को भी स्पष्ट करता है। तो ये हमने पॉइंट को देखा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें इस संस्कृति के संबंध के साथ जो है वो संकट के समय भारत की निरंतर सहायता जो है श्रीलंका के लिए उसके एक विश्वसनीय पड़ोसी एवं साझेदार के दर्जे को ही दोहराते हैं, ठीक है। भारत के ने समय समय पर पड़ोसी देशों के लिए के प्रति एक भरोसेमंद साथी वाली अपनी प्रतिबद्धता को क्या किया है, दर्शाया भी है। गत आपका सप्ताह श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानी विक्रमसिंघे का भारत जैसे इस अद्वितीय देश के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण रहा है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक एवं ऊर्जा के स्तर पर अपने सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने के साथ ही कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव को लेकर के अपना साझा दृष्टिकोण सामने रखा है। श्रीलंका के आर्थिक संकट की स्थिति में भारत ने आगे बढ़कर के मदद मुहैया करवाई है। उन्हें कई आवश्यक वस्तुओं के साथ ही मौद्रिक समर्थन भी श्रीलंका को उपलब्ध कराया गया है। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के लिए जो है जापान और पेरिस क्लब के 7 सदस्य देशों के साथ मिलकर के जो एक साझा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, भारत इसका भी हिस्सा है, ठीक है। भारत 1.9 अरब डॉलर बकाया कर्ज के लिए श्रीलंका के लिए प्रमुख ऋण प्रदाता भी बना हुआ है, जो हाल ही में दिया है भारत ने श्रीलंका को। उसके अलावा परस्पर सौहार्द की यह भावना इस दौरे में एक नए स्तर पर जाकर फलीभूत हुई और अब जो है जब भारत ने श्रीलंका में अपने निवेश को और बढ़ा
बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को रुपए में करने की संभावनाओं को भुनाने और आपका क्या है कि ऊर्जा आपका व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए पावर ट्रांसमिशन ग्रिड को लेकर को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाया। ठीक है, प्रौद्योगिकी उसके अलावा आपका अक्षय ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी बढ़ाने से जुड़े समझौते ने इस दौरे को और सफलता प्रदान की है। ये महज कागजी समझौता ना होकर के दोनों देशों के प्रगाढ़ द्विपक्षीय रिश्तों के जीवंत प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान भी उल्लेखनीय है कि हमने तय किया है कि कई आर्थिक और आपका क्या है कि प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर शीघ्र ही बातचीत शुरू की जाए। इससे क्या होगा कि दोनों देशों के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग की नई संभावना क्या होगी, खुलेगी। और हम भारत और श्रीलंका के बीच जो है हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। व्यापार और लोगों का आवागमन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच जो है यात्रा फेरी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति का यह दौरा जो है आपका कूटनीतिक स्तर पर क्या महज एक और क्या है तो आपका पड़ाव या फिर औपचारिक भर नहीं था। यह दौरा भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक रिश्ते के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ है। इस दौरान भारत के पड़ोसी प्रथम वाले व्यापक क्षेत्र और आपका SAGAR यानी सागर जिसको बोलते हैं पहल के अंतर्गत जो है श्रीलंका के आपका महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित भी किया है। आपके राष्ट्रपति जो है विक्रम सिंघे ने द्रौपदी मुर्मू से जो और आपका PM मोदी के साथ भी संवाद हुआ और उन्होंने साझा हितों और क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जो है व्यापक चर्चा हुई। भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ राष्ट्रपति विक्रम सिंघे के संवाद में साझा मूल्यों, परस्पर विकास और क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की सामूहिक आकांक्षाओं की क्या हुई, अभिव्यक्ति हुई। उसके अलावा अगर बात करें तो आर्थिक परिदृश्य इस यात्रा के प्रमुख पहलुओं में से एक था। पिछले साल विदेशी मुद्रा संकट के बाद से ही श्रीलंका आर्थिक कठिनाइयों में फंसा हुआ है। ठीक है, भारत ने आरंभ से ही उसे तत्काल मदद पहुंचाई है। ईंधन हो, दवा हो या फिर कई आवश्यक वस्तुओं को भारत ने क्या किया है, तत्काल जो है आपूर्ति और आपका क्या किया है कि त्वरित कर्ज से श्रीलंका को मिले तत्काल राहत ने इस पड़ोसी देश में भारत के प्रति भावनाओं को और बेहतर बनाया। ठीक है, इसी का प्रमाण है कि दोनों देश के डॉलर के बजाय जो है रुपए में व्यापार बढ़ाने की गंभीरता से संभावना तलाश रहे हैं। ठीक है, आर्थिक संबंधों के विस्तार में भारतीय NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और आपका लंका पे के बीच समझौते के बाद जो है अगले 2 से 3 महीनों के दौरान जो है आपका श्रीलंका में UPI का चलन शुरू हो जाएगा। ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि आपका जो दोनों देश जो है संवाद, परस्पर विश्वास और सहयोगी पहल को बढ़ावा देते रहे। अपनी हालिया सक्रियता के आधार पर भारत और श्रीलंका ने तकनीकी सहयोग, आर्थिक आपका वृद्धि, उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि और आपका क्षेत्रीय अस्थायित्व पर नए सिरे से जोर देने की राह बढ़ना चाहिए। ठीक है, देने की राह पर बढ़ना चाहिए। शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर के दोनों देशों की युवा शक्ति का लाभ उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही जो है दोनों देशों को उन संस्कृति संबंधों को गहराई देने के लिए नए आयाम तलाशने चाहिए जो संबंध उन्हें सदियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, निस्संदेह भारत और श्रीलंका रिश्तों के समक्ष भी कुछ चुनौतियां हैं तो अवसर भी है। ठीक है, इन अवसरों का लाभ उठाने और एक आपका जो है सुखद भविष्य का निर्माण करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच क्या है समझ और लचीलेपन और साझा आपका आकांक्षा पर आधारित साझेदारी की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये देखिए देवराव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा जो है वो आपके सिन्हा जो परिषद में अवर निजी सचिव जो है अनुसंधान है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही आपको जो भी मैंने एडिटोरियल कराया है तो बहुत ही ये नॉलेजेबल पर्सन है किसी भी इंटरनल रिलेशन के बारे में या फिर इंडिया और आपको श्रीलंका के बारे में उनको बहुत ही अच्छी डीपली नॉलेज भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पॉइंट को देखा है दैट इज़ फॉर इम्पोर्टेंट फॉर आवर
नेबरहुड पॉलिसी जो हम हमेशा पढ़ते हैं, भारत और भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में या पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है। तो राज्य नहीं, भारत और पड़ोसी देशों के बारे में जो भी पढ़ते हैं, तो भारत और श्रीलंका हमारे लिए बहुत ही भी इम्पोर्टेंट है कि क्या बातें भारत और श्रीलंका ने किस तरह से अपने समस्याओं को साझा किया, और भारत जो है किस तरह से आपका श्रीलंका का हमेशा हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, सर्वांगीण विकास से ही निकलेगी समृद्धि की राह, यानी गरीबी को कैसे आप उन्मूलन कर सकते हैं, गरीबी से कैसे आप बाहर आ सकते हैं। तो उसके रिलेटेड जो है विकास सिंह जी के द्वारा जो है बताया गया है। मनोज गुरु और मैनेजमेंट गुरु और वित्तीय एवं समग्र विकास के ये विशेषज्ञ भी हैं। आप देख सकते हैं इनके द्वारा जो भी आपके पॉइंट है गरीबी से रिलेटेड आपको जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो है गरीबी पे हमेशा नोट्स वगैरह भी हम बनाते रहते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। गरीबी किसी भी राष्ट्र के लिए अभिशाप होती है और आज़ादी के तुरंत बाद से ही देश को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए की आवश्यकता को समझा जाने लगा था, ठीक है, कि भारत को जो है अब गरीबी से बाहर निकालना ही होगा। यही कारण है कि राजनीतिक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के नारे भी लगने लगे। और हालांकि दुर्भाग्य यह बात है कि गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है राजनीतिक बयानबाजी तक ही आपका क्या रहा है, तो आपका सीमित होकर रह गया। गरीबी के दुष्चक्र से जो है बाहर आने के बजाय जो है बड़ी आबादी गरीबी में उलझती गई। पिछले 1.5 दशक से स्थिति बदली है। बड़ी संख्या में जो है लोगों को बहुआयामी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर लाने में सफलता मिली है। उसके अलावा अगर बात करें, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो है आंकड़े भी रिपोर्ट भी हम देखते रहे हैं। पहले भी मैंने इसे गरीबी पे एडिटोरियल का कवर करा है, तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। गरीबी आपका उन्मूलन की दिशा में मिल रही यह सफलता कहीं ना कहीं आर्थिक विकास समृद्धि से ही जुड़ी हुई। आज़ादी के बाद के दशक में भारत का आर्थिक प्रदर्शन बहुत ही आपका कम रहा, ठीक है। इसमें सुधार हुआ है, लेकिन अब सुधार हो भी रहा है, बहुत आपको देख भी रहे हैं। भारत ने अपनी व्यवस्था में स्वभावगत बदलाव किए हैं, इसका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, ठीक है। पश्चिम देश इस समय जो है तेज़ी से विकास करते करते भारत से हाथ मिलाने को तत्पर है। भारत के उभार ने जो है चीन के प्रति उनका मोह भंग किया है, ठीक है। और आज जो है चीन को जो है वो आपका अमेरिकी सहयोगी नहीं है, ठीक है। आज चीन को अमेरिका सहयोगी नहीं है बल्कि प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। अन्य पश्चिमी देश भी जो है वो चीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से डरते हैं। वे व्यापार के बजाय राजनीतिक स्थिरता को प्राथमिकता भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर चाइना से पंगा लिए तो बहुत नुकसानदायक भी होता है स्पेशली छोटे देशों को। बदलती परिस्थितियों में भारत और अमेरिका के बीच जो है संबंध जितने मजबूत और गहरे दिख रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिका इस समय जो है भारत को एक आवश्यक सहयोगी मान रहा है जो चीन को साध सकता है, ठीक है। पश्चिमी देशों में बताया जा रहा है कि उत्पादन और उपभोग में गिरावट है। कई उभरती अर्थव्यवस्था अभी कोविड-19 की मार से नहीं उबर पाई है। यूक्रेन और रूस के जो युद्ध ने भी स्थिति को क्या किया है, तो आपका प्रभावित किया है, ठीक है। इन सब चुनौतियों के बाद जो है वो भारत ने स्वयं को न केवल संभाला है बल्कि अपनी मजबूती छवि भी प्रदर्शित की। इस मामले में मौजूदा केंद्र सरकार के प्रयास और भी क्या है उल्लेखनीय है। भारत ने जो है वो स्वयं को दुनिया के सामने चीन के बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है कि चीन नहीं तो भारत ही सही, ठीक है। पश्चिम इस समय जो है भारत को बड़े और बेहतर बाजार के रूप में भी देख रहे हैं। भारत का अपना भी मतलब जो हित है वो भी इम्पोर्टेंट है। व्यापार की शर्तें भारत के हितों के अनुरूप बनाई जा रही हैं, ठीक है। भारत की आपका अगर बात करें तो भारत की जो जनसांख्यिकी का इसके बढ़ते विश्वास में बड़ा योगदान है, क्योंकि आपका जानते हैं कि भारत जो है पॉपुलेशन वाइज में भी टॉप है। हमारे यहाँ जो सर्वाधिक युवा आबादी है, दूसरी ओर जो चीन की जनसंख्या तेज़ी से बूढ़ी हो रही है, क्योंकि उसने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था बहुत सालों तक। इस कारण भारत जो है सभी श्रम की आपूर्ति में भी आगे है, ठीक है। क्रक्स के एक अध्ययन के अनुसार जो है एक रिपोर्ट आई है, भारत की विकास दर जो है करीब 1.5% की हिस्सेदारी से श्रम आपूर्ति की है, ठीक है। यानी किस तरह से लेबर आपका इंडिया
प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जीडीपी में सेवा क्षेत्र में योगदान भी इसे क्षमता को दर्शाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत आर्थिक विकास की राह पे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और आपका अगर बात करें तो बढ़ती आर्थिकी के साथ जो है गरीबी का जो है वो आपका दुष्चक्र धीरे धीरे और क्षीण होगा। हालांकि ये सुनिश्चित किया जा रहा है जाना भी जरूरी है कि विकास का सामान बंटवारा हो। हाशिए पर जी रहे लोगों को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए जो अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी। सभी को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना ही सरकार की नीतियों एवं उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, सरकार ने 2047 तक जो है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देश को उच्च आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? तो 2047 तक। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि यह लक्ष्य जो है वो सराहनीय है। हालांकि हमें जो है जीडीपी से आगे सोचना होगा। केवल जीडीपी से ही सर्वांगीण विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। विकास के रास्ते पर बढ़ते एवं अन्य सामाजिक आर्थिक मानकों को भी ध्यान में रखना आपका क्या है तो आवश्यक है। केवल आय पर केंद्रित होकर के अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। हम सर्वांगीण विकास की राह पर कदम बढ़ाएंगे तभी देश के हर आपको नागरिकों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने का क्या है तो आपका लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट को देखा गरीबी से रिलेटेड। इसी में आपका दिया कि गरीबी को मात देती हुए कुछ रिपोर्टें भी आई हैं, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी देश के समक्ष जो है आसन्न आपका चुनौतियों में गरीबी का नाम सबसे आगे आता है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन के नारे लगाए जाते रहे हैं लेकिन आशाजनक परिणाम नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं नीतियों में खामी का सामना देश को करना पड़ा है। हालांकि पिछले 1.5 दशक में इस दिशा में क्या उल्लेखनीय परिणाम देखने को मिले हैं। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी के दुष्चक्र से आपके क्या हुए बाहर आए। कितने साल में? 5 सालों में। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें इससे पहले यूएनडीपी ने भी बताया था कि 15 सालों में भारत ने 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। तो नीति आयोग का भी देख सकते हैं। और आपका 15 साल में 41.5 और नीति आयोग के अनुसार 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग बाहर आए हैं। ठीक है, बाहर आए हैं। उसके अलावा अगर बात करें आंकड़ों में एक और चीज़ें बोला जा रहा है कि आंकड़े निसंदेह सुखद और संतोषप्रद है लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। देश में अभी भी करीब 15% आबादी बहुआयामी गरीबी का सामना कर रही है। इतनी बड़ी आबादी को इस दुष्चक्र से बाहर करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। गरीबी किसी भी देश के लिए जो है अभिशाप होती है और विकसित राष्ट्र बनने की राह में गरीबी का क्या दुष्चक्र बहुत ही बड़ी बाधा है। ठीक है, इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हर स्तर पर प्रयास करना होगा। विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने कहा है कि गरीबी को लेकर के आपका दृष्टिकोण में बदलाव को जो है गरीबी उन्मूलन के लिए एक आवश्यक क्या है तो माना है। ठीक है, देश किस तरह से गरीबी को मात देने की राह पर बढ़ रहा है और आगे अभी किन प्रयासों की आवश्यकता है, यह आज हम सभी के लिए एक क्या है तो आपका मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है हमने देख लिया। ठीक है ना, देखिए ये जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये आपके जो सुरजीत सिंह के द्वारा जो आपका लेख लिखा गया है ये बहुत ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जानकार भी है। जो चलिए शहरों को संभालने की कठिन चुनौतियों के रिगार्डिंग जो भी इनके पॉइंट है तो हम लोग देख सकते हैं कि देश के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ अनेक राज्यों में जो है आई आकस्मिक बाढ़ और बारिशें ने हमारे समक्ष कई बड़े जो है प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इनमें बताया जा रहा है कि उत्तर हमें तलाशने होंगे। हमें विचार करना भी होगा कि क्या शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास सही दिशा में है। तो देखिए स्मार्ट सिटी तो बना रहे लेकिन जल ही भर जा रहा, तो कैसा स्मार्ट हम बना रहे हैं सिटी को पता नहीं। हमारी आर्थिक प्रगति के सामने क्या है, पिछले कुछ वर्षों में चेन्नई, उसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, आपका मुंबई आदि शहरों में भी आकस्मिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक है, इससे बचने की दिशा में कई उदासीन प्रयासों का भी क्या है नतीजा है। उसके अलावा अगर बात करें दिल्ली समेत कई शहरों में जो है जल भराव या फिर आपका बाढ़ से ग्रस्त है।
दशकों तक बाढ़ के खतरे कम करने के लिए किए गए कई उपायों के बावजूद भी यह स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, उत्तर भारत में आपका बताया जा रहा है कि भारत में जो भारी बारिश और भूस्खलन के कारण आई आकस्मिक बाढ़ में कई लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, देख भी रहे हैं हम लोग किस तरह से स्थिति जो है वो आपका भयावह होते जा रहा है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से क्या ऊपर है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी वर्षा और आपके बाढ़ से फसलें जो है और मिट्टी की उर्वरता और सिंचाई के बुनियादी ढांचे और पशुधन आदि को भी भारी क्या हुआ तो नुकसान भी हो रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को क्या हो रही है, चोट पहुंच रही है और शहरों के विकास में भी आपकी जो है वो, क्योंकि शहर क्या है तो शहर विकास के वाहक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही बंद हो रही है, क्योंकि जल भरा हुआ है, बहुत सारे और भी रीजन है क्लाइमेटिक। उसके अलावा आकस्मिक बाढ़ और गंभीर स्थिति को देखते हुए स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के किए जा रहे प्रयासों को आपका फिर पुनः मंथन की ज़रूरत है, ऐसा जो विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना है। विज्ञानियों के अनुसार अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है मानसून का पैटर्न बदल रहा है और बादलों के फटने और चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आपका, उसके अलावा दिल्ली, उत्तराखंड में 2-3 दिनों में ही लगभग 1 महीने की बारिश हो गई है। ठीक है, वर्षा जल के कुशल प्रबंधन के अभाव में आकस्मिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, एक तरफ वन क्षेत्रों में होने वाले नुकसान बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशील प्रकृति को समझे बिना ही जो है निर्माण या फिर गतिविधियों से भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ रही है। जैसे आप देख सकते हैं उत्तराखंड में, आप जोशीमठ को देखिए तो आपके पिछले वर्ष जो है ऋषिकेश से जोशीमठ तक जो है 247 किलोमीटर के क्षेत्र में भूस्खलन की जो है 309 घटनाएं हुई हैं। ये तो सिर्फ आंकड़ा है, ऐसे तो अनगिनत ही होगा। 1976 में मिश्रा कमेटी ने सुझाव दिया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को लेकर के पर्यावरण की दृष्टि से गहन अध्ययन आपका बहुत आवश्यक है। नियमों की अनदेखी का ही परिणाम है कि उत्तराखंड का जोशीमठ शहर दरकने की स्थिति में है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है बाढ़ के कारण क्या है तो आपका जो है होने वाली मौतें में 20% भारत में होती हैं। चेन्नई या मुंबई में आने वाले आकस्मिक बाढ़ का प्रमुख कारण बेतरतीब तरीके से होने वाले शहरीकरण है। ठीक है, क्योंकि हम लोग शहर बसाते जा रहे हैं, हम उन एरिया में भी चले जा रहे हैं जहाँ पे ये एरिया नदियों का रहा है, उनमें हम निर्माण करते जा रहे हैं। तो नदियाँ अगर कहीं पे भी भरेंगी तो ज़रूर है कि आपके घरों तक तो पहुँचेंगी ही। ठीक है, अब यह स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष मानसून में होने वाली भारी बारिश से उत्पन्न आकस्मिक बाढ़ की स्थिति के लिए प्राकृतिक कारणों से अधिक मानवीय कारक भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम नदियों के आसपास बनाएंगे तो नदियाँ कहाँ जाएंगी, जल भरेगा तो वो तो हमारे घरों में घुसेंगी। शहरों की पुरानी हो चुकी जल निकासी व्यवस्था तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के भार को वहन नहीं कर पा रही है। ठीक है, ठोस कचरे और का उचित प्रबंधन न होना, निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले मलबे और औद्योगिक कचरों को गाद से जल निकास प्रणाली की क्षमता और भी कम होती जा रही है। ठीक है, जल निकास स्रोतों के किनारे पर जो है बढ़ती झुग्गियों और कंक्रीट निर्माण ने नदियों और शहरों की सीमाओं पर भी अतिक्रमण कर लिया है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि आने वाले आकस्मिक बाढ़ से न सिर्फ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आपका बचाव या फिर राहत एवं पुनर्वास पर भी जैसे आपका बहुत खासा व्यय भी करना पड़ता है। क्योंकि देखिए अब छोटे छोटे गली बना देंगे, वहाँ पे इंसान रह रहे हैं, गाड़ियाँ जाती ही नहीं है, हेलीकॉप्टर पहुँचता ही नहीं है, तो बचाव कैसे करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। उसके अलावा भारी व्यय भी देखा जा रहा है। बाढ़ के बाद जो है स्वच्छता की कमी भी देखी जाती है, बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होती है, पशुओं की मृत्यु होती है, पानी गंदे होते हैं और मलेरिया जैसे डायरिया और अन्य जल जनित रोगों के फैलने की आशंका भी हम हमेशा देखते जाते हैं। ठीक है, मलेरिया वगैरह जो आपका डेंगू का हमेशा न्यूज़ आप सुनते रहते हैं कि दिल्ली में हमेशा इस तरह का होते रहता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया में तापमान के तेज़ी से बढ़ने से आकस्मिक बाढ़ की आशंका बढ़ेगी, जिससे क्या होता है, इससे जो है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आपके प्रभावित देश होंगे।
अगला आपका बताया जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों और आपका लोगों की सहभागिता अति आवश्यक है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में आपका वृक्षारोपण पहली आवश्यकता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है अनुसंधान, उसके अलावा नवाचार या फिर एआई तकनीक का संचार क्षमताओं के साथ समन्वय पर कर आपका सटीक मौसम पूर्वानुमान क्षमता को भी समृद्ध करना है। प्रभावी शहरी नियोजन, भूमि उपयोग प्रबंधन प्रथाओं को भी बढ़ावा देना होगा। उसके अलावा अगर बात करें वाटरशेड प्रबंधन और आपका मृदा संरक्षण, उचित जल निकासी, नदी तटबंधों का निर्माण, बाढ़ रोकथाम तकनीकी आदि के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करने की आवश्यकता है। बरसात से पहले और आपका बाद में संरचनात्मक उपायों के लिए अफसरशाही को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाल जोखिम शमन परियोजना या फिर आपका राष्ट्रीय जोखिम शमन परियोजना हो गया, या फिर आपके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना हो गया, या फिर आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपके प्राधिकरण हो गए। ठीक है, भारत मौसम विभाग और विज्ञान जो है आपका, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग हो गया, केंद्रीय जल आयोग हो गया, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर आदि संस्थानों में क्या है समन्वय और आपका सहयोग बढ़ाने के साथ साथ इनकी गतिविधियों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं को जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। ठीक है, भारत के बड़े शहर जो है वो साल भर चक्रीय तरीके से बाढ़ और पानी की कमी को दोहरी चुनौती का सामना करते हैं। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि इस चुनौती से क्या होता है कि आपका ढांचागत हस्तक्षेप के द्वारा ही निपटा जा सकता है। भारत में बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को और अधिक उपयुक्त और मजबूत बनाने के लिए प्रगतिशील प्रबंधन आपका दृष्टिकोण को अपनाना होगा। नदियों में पानी अधिक होने के कारण जो है बाढ़ की आपका क्या होगा रोकने के लिए पूरी तरह संभव नहीं है। ठीक है, नदियों में पानी अधिक होने के कारण बाढ़ को रोकना पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन बाढ़ से उत्पन्न होने वाले जोखिम कम करने के लिए जो है उपाय किए जा सकते हैं। नई सूचना और संचार तकनीक द्वारा ऐसे शहरों की परिकल्पना को साकार करना होगा जो आपको गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका वो लेखक अर्थशास्त्री है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट को देख लिया। एक न्यूज़ आई है जीएसटी पंजीयन में चेहरा एवं रेटिना की भी होगी स्क्रीनिंग के बारे में, तो देख लीजिए क्या बताया जा रहा है कि फर्जी पंजीयन रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल जल्द ही एक और काम शुरू करने जा रही है। ठीक है, इसके तहत कंपनी के निदेशक, फर्म के प्रोपराइटर, साझेदारी, दुकान मालिक के चेहरे और रेटिना की भी स्क्रीनिंग होगी। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है इसके बाद ही उन्हें जीएसटी का पंजीयन दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की तरफ से इसे हरी झंडी दे दी गई है। ठीक है, यानी समझ लीजिए कि जीएसटी में एक नया रूल लागू किया जा रहा है। इसके लिए आपके आदेश जारी होना बाकी, अभी आदेश नहीं आया लेकिन न्यूज़ हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी जो है कारोबारी बिना सामने आए ऑनलाइन जीएसटी में पंजीयन ले लेते थे। कारोबारियों के सामने नहीं आने से ही अभी जो है फर्जी पंजीयन के साथ जो है वो आपका आईटीसी की चोरी भी खूब हो रही है। ठीक है, राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए आप जो है जीएसटी के बायोमेट्रिक सत्यापन की क्या है तो आपकी तैयारी की है। उसके अलावा अगर बात करें अब जो भी कंपनी, फर्म या फिर सोसाइटी दुकान के संचालक होंगे उनके बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा ताकि किसी भी समय जो है वो जब जांच की जाए तो यह पता चले कि कौन सा पंजीयन किस कारोबारी ने कराया। ठीक है, पंजीयन फर्जी निकलने पर उन कारोबारियों को पकड़ना भी आसान होगा। ठीक है, उसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि आपका रेटिना और चेहरा दोनों स्कैन होने से कारोबारी कहीं और भी पंजीयन कराने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे पकड़ लेगा। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है अगर यह अपना नाम बदलता है, अगर बोला जा रहा है कि अगर वह अपना नाम बदलता है तो यह बात भी पकड़ में आ जाएगी। मर्चेंट चैम्बर्स की जीएसटी कमेटी के जो चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता के मुताबिक बोला जा रहा है कि यह व्यवस्था जो है अभी तय होना अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन इस तरह से किस तरह से फेस, रेटिना, हाथों की उंगलियों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। उम्मीद यही है कि पंजीयन आवेदन के बाद जो कार्यालय बुला करके जो प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो ये हमने न्यूज़ को देख लिया। ठीक है, तो
चलिए एक हम लोग बहुत यूपीआई से रिलेटेड जो है आपका न्यूज़ आया, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका बताया जा रहा है क्या कि देशी भुगतान प्रणाली का बढ़ता दायरा अगर देखें, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पॉइंटों को देख लेते हैं। आपका बताया जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में जो है भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंश्योरेंस और फेस कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, यूपीआई का फुल फॉर्म हुआ, और श्रीलंका की लंका पे के साथ क्या हुआ है, समझौता हुआ है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से डिजिटल में रूप में हमारी प्रगति भी हो रही है भारत में, दूसरे देश भी अपना रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई अब जो है श्रीलंका में भी काम करेगा, ठीक है। पिछले दिनों जो है हमारे पीएम के द्वारा बताया गया है कि फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस में भी यूपीआई को शुरू किया गया है, ठीक है। तो अब फ्रांस ने भी स्टार्ट कर लिया है। यह शुरुआत भारत की भुगतान प्रणाली की दुनिया में बढ़ती पहचान का भी आपका सूचक या द्योतक है। यूपीआई की शुरुआत अगर करें तो 2016 में किया जाता है, भारत सरकार द्वारा और समर्थित नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को स्टार्ट किया गया था। यह एक क्या है, तो ये त्वरित डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से विभिन्न बैंकों के बीच जो है आपका धन का स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है। यह भारतीय रुपये पर आधारित है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान यूपीआई के इस्तेमाल के लिए यूपीआई इंटरनेशनल का एक जो है आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आपका अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए यूपीआई इंटरनेशनल का एक नया फीचर यूपीआई में शामिल किया गया है, ठीक है। यानी इंटरनेशनल फीचर भी शामिल कर दिया गया है। इसमें क्यूआर कोड की मदद से भारतीय बैंक खातों से विदेश में भुगतान किए जा सकते हैं। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि भूटान, नेपाल, आपका सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस ने तो पहले ही यूपीआई से भुगतान संभव था, और आपका जो है अब फ्रांस और श्रीलंका भी इस सूची में जुड़ गए। अच्छी बात है कि हमारी यूपी जो आपका यूपीआई का यूज़ करते हैं वो हमारे वर्ल्ड वाइड भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो डिजिटल हमारा बढ़ावा भी हो रहा है इंडिया का। भारत में जो एनपीसीआई के तत्वाधान में 2014 में रुपए कार्ड का चलन शुरू हुआ था। बाद में आपका ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए यूपीआई को शुरू किया गया है। आज जो है भारत में अनेक प्लेटफॉर्म है जो यूपीआई से जुड़ कर के अपने ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है, यह सच है कि ऑनलाइन आपकी यानी डिजिटल भुगतान का चलन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा यह भारत में बढ़ा है। वर्ष 2022 में कुल जो है वो आपका 149.5 लाख करोड़ रुपए के ऑनलाइन लेन देन हुए, ठीक है। इसमें 126 लाख करोड़ रुपए के लेन देन सिर्फ आपके जो है वो यूपीआई, टोटल 149.5 लाख हुए थे 2022 में। आपका 126 लाख करोड़ जो हुआ था आपका सिर्फ यूपीआई का यूज़ करके किया गया। तो बहुत आपका जो है अच्छा बात है भारत के लिए। उसके अलावा देश में कुल लगभग 88 अरब ऑनलाइन लेन देन रिकॉर्ड किए गए हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो हमारा जो है ऑनलाइन भुगतान की संख्या जो है वर्ष आपका 2026 से 27 के बीच अगर बोला जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका वित्त वर्ष की बात करें हम, तो आपका वित्त वर्ष 26-27 में जो अगर देखा जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि तक 26 से 27 तक जो है 1 अरब प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। यानी और भी इसमें विकास होने का बहुत ही आपका स्कोप भी है। दुनिया में जितने ऑनलाइन लेन देन होते हैं उसके 40% से ज़्यादा जो है भारत में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो बड़ी बात यह है कि भारत में ऑनलाइन लेन देन पूर्णतः मुफ्त रहा है, ठीक है। विदेशों में यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण एनपीसीआई की प्राथमिकता में है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें 2022 में एनपीसीआई ने की वह घोषणा भी किया गया है यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाने के लिए कई देशों में बैंकों और भुगतान आपके जो है कंपनियों के साथ जो है काम करेगी। तब से यूपीआई को कई देशों में लॉन्च किया जा चुका और कई अन्य मुल्कों में भी इसकी आपकी खोलने की तैयारी भी चल रही है। यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जो है उपभोक्ता और आपका व्यापारियों को कई लाभ मिलेंगे, ठीक है। उपभोक्ता के लिए इसका मतलब यह हो गया कि अपने स्थान से अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित जो है तरीके से भुगतान करने और आपका प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे।
उसके अलावा अगर बात करें व्यापारियों के लिए, इसका मतलब यह होगा कि वे व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने और आपके पहुंचने और आर्थिक ग्राहकों में भुगतान स्वीकार करने में सक्षम होंगे। ठीक है, यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारतीय भुगतान परिस्थिति तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। ठीक है, यूपीआई सुविधाजनक होने के साथ साथ आपकी सुरक्षित भुगतान प्रणाली भी है। उसके अलावा अगर बात करें आज के इसे आपके जो है साइबर अपराध के युग में जो है यह एक सुरक्षित भुगतान प्रणाली है जो आपके उपयोगकर्ता के खातों की सुरक्षा के लिए 2 स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेन देन के लिए इतने बड़े प्रमाण के बाद भी धोखाधड़ी आपका इसमें न्यूनतम देखा गया है। ठीक है, वर्तमान में जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में लागत बहुत अधिक है। यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण से सीमा पर भुगतान की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, पिछले साल बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र जो है बात करें यूरोपीय प्रणाली स्विफ्ट में अचानक आई रुकावट के बाद यूपीआई को वैश्विक बनाने की मुहिम तेज हो गई है। ठीक है, अमेरिका ने रूस के साथ लेन देन में सबसे बड़े वैश्विक भुगतान नेटवर्क स्विफ्ट को अचानक रोक दिया है। इस संबंध में 19 देशों के साथ जो है व्यवस्था की गई और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पिछले साल जो विदेशी बैंकों को जो है भारतीय रुपये में भुगतान को निपटान करने के लिए जो है भारतीय बैंकों को वोस्टो खाता खोलने की अनुमति दी। ठीक है, यूपीआई के वैश्विक होने के निहितार्थ अलग है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका चूँकि आपका जो ग्लोबल होने के पीछे क्या रीज़न है, तो देखिए क्या बताया जा रहा है। यूपीआई भारतीय रुपयों पर आधारित है, इसलिए यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण से आसानी से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान भारतीय रुपये में संभव हो सकेंगे। समझना होगा कि इससे पूर्व भारत से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए जो है वो वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड सरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जारी क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ज़रूरी है। यहाँ तक कि आपका वर्ष 2014 से पहले भारत में भी उपभोक्ताओं द्वारा मर्चेंट की ऑनलाइन भुगतान करने के लिए इन्हीं कार्डों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ठीक है, यह एक मोटे अनुमान के अनुसार लेन देन के 2.5% तक की राशि भुगतान प्राप्त करने के लिए मर्चेंट की वीज़ा या एवं मास्टर कार्ड को देनी पड़ती थी। ठीक है, एक समय जो है वो ऑनलाइन भुगतान में जो वीज़ा एवं मास्टर कार्ड का एक अधिकार था, लेकिन आज की वास्तविकता यह है कि कार्ड भुगतान में जो है वो भारतीय रुपये कार्ड का योगदान कितना है, तो 7% तक पहुंच गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें वीज़ा एवं मास्टर कार्ड का योगदान कितना रह गया, तो 40% रह गया है। यदि कुल ऑनलाइन भुगतान की बात की जाए तो कार्ड का महत्व जो है वो आपका बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि यह बैंक खाते से दूसरे खाते में, एक व्यक्ति से वॉलेट से दूसरे व्यक्ति की वॉलेट में राशि भेजने के लिए जो है यूपीआई समर्थित प्लेटफॉर्म का जो है वो कोई विकल्प नहीं है। आज क्यूआर कोड है, मोबाइल नंबर और आपका बैंक खाते इत्यादि ऑनलाइन लेन देन सबसे अधिक हो रही है। सुविधाजनक और सस्ता भी है और आपका क्या है, त्वरित भी है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि एक गेम चेंजर है। एक समय था जब आपका पश्चिम देशों का वित्तीय जो है वो दुनिया पर शासन था। इनका न केवल अंतर्राष्ट्रीय वित्त पर बल्कि भुगतान प्रणाली पर भी आपका जो था वो नियंत्रण होता था। ठीक है, लेकिन अब जो है भारत भी इसमें थोड़ा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वैश्विक भुगतान में स्विफ्ट एक एकाधिकार था। ठीक है, आपका जो है पश्चिमी देश जब तक दुनिया को धमकी देते रहते थे कि अगर देश उनके कहे मुताबिक नहीं चलेंगे तो वे क्या करेंगे, उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। उनके प्रतिबंधों का मतलब आमतौर पर स्विफ्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को रोकना था। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो अब जब रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण यूरोपीय संघ द्वारा रूस की लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र भारत की ओर से भारतीय रुपया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान की बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ कई अन्य क्षेत्रीय ब्लॉक पर भी अपने सदस्यों के संबंधित घरेलू मुद्राओं में आपका व्यापार के निपटान को बढ़ावा देने की आपकी कोशिश कर रहे हैं। तो पश्चिमी देशों को अच्छा खासा जवाब भी मिल रहा है कि आप धमकी दीजिए, लेकिन हम तो अपने मुद्राओं में ही हम बिजनेस कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि दुनिया में डॉलरीकरण की
प्रक्रिया भी क्या हो रही है, तो आपकी बढ़ रही है, को भी बल भी मिल रहा है। इस अनेक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए आपके रुपए और यूपीआई को बढ़ावा देने और आपका विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकों में पोस्टल खाता के खोलने की अनुमति देकर के जो है वो आपके रुपए में जो है व्यापार को निपटान की सुविधा प्रदान करने का भारत का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, घरेलू स्तर पर सफल सिद्ध होने और आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता के साथ जो यूपीआई भारत की अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में जो वैश्विक आपका पहचान बनाने में क्या हो रहा है कि मदद भी मिल रहा है। तो ये हमने पॉइंट को अच्छे तरह से यहाँ पे देख लिया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनोवेशन से जो है परचम लहराने की तैयार है स्टार्टअप्स। तो देख सकते हैं कि किस तरह से स्टार्टअप्स जो है आपके आगे बढ़ रहे हैं इनोवेशन के साथ। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2014 में से पहले भारत में जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में जुड़े सिर्फ स्टार्टअप थे। ठीक है, लेकिन अभी देखा गया है कि भारत में जो है वो टोटल मतलब रजिस्टर्ड जो है स्टार्टअप की संख्या 140 तक पहुँच चुकी है। भारत में ऐसी कंपनियाँ की संख्या 400 से ज़्यादा हो चुकी है जो सैटेलाइट और रॉकेट इंजन को विकसित करने में मदद करती हैं। ठीक है, पहले इसकी संख्या कम थी। वर्तमान समय में बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष सेवाएं देने के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे जापान और चौथे पे ब्रिटेन और पाँचवें पे भारत रहा है। किस पे, तो अंतरिक्ष सेवाएं देने में। उसके अलावा अगर बात करें अनुमान में जिस तरह से स्पेस सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप आपके स्थापित हो रहे हैं उसे भारत इस सूची में दूसरे स्थान पे पहुंच सकता है। ठीक है, अभी पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि स्पेस इकोनॉमी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जिसमें जो भारत की स्पेस इकोनॉमी जो है इकोनॉमी कितनी है, तो आपका 57,731 आपके करोड़ रुपए की है। अगले 5 वर्षों में इसमें सालाना 48% की वृद्धि का अनुमान है। इस दौरान भारत की स्पेस इकोनॉमी 4,10,00,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। ठीक है, स्पेस इकोनॉमी जो कितनी हो जाएगी भारत की, तो 4,10,000 करोड़ रुपए की हो सकती है जिस तरह से आपके बढ़ रहे हैं। आज बोला जा रहा है कि भारत के बहुत सारे स्टार्टअप अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक के सीमित नहीं है बल्कि सैटेलाइट रॉकेट इंजन भी देश में विकसित कर रहे हैं। इसमें कुछ स्टार्टअप ने अगले 1 दशक में 30,000 सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आने वाले 10 सालों में 30,000 सैटेलाइट। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी बड़ी शक्ति बन जाएगा क्योंकि भारत की कंपनियां अब जो पश्चिमी देशों की नकल या उनके लिए काम करने के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टार्टअप या फिर इनोवेशन पे अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है, भारत के सभी स्टार्टअप खुद की जो है वो आपकी क्या है रिसर्च और देश के लिए जो इंजीनियरों की टीम के साथ काम कर रही है। ठीक है, इनोवेशन ही वह रॉकेट है जो किसी भी देश की सफलता को ऊंचाई पर जो है वो ले जा सकती है। बिल्कुल ये बात सही है। उसके अलावा पूछा जा रहा है पिछले 1 साल में जो भारत के स्टार्टअप को 1,000 करोड़ रुपए का निवेश भी मिला है। अब जो है अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी हमारे इसरो के साथ मिलकर के क्या कर रही है, तो काम करना चाहती है। ठीक है, और भारत भी अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इससे अगर बात करें पहले तक जो है इससे पहले जो है हम अमेरिका के अंतरिक्ष से सबसे बड़ी ताकत मानते थे। ठीक है, अंतरिक्ष अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। भारत भी ऐसा सोचता था। हमारे सोच में बदलाव जो है वो सामने आया है और इसका कारण जो सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम भी है जिसका मकसद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति बनाना भी है। ठीक है, तो जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो एक देश का आपका जो है आपका क्या होगा कि आगे बढ़ना जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या यूपीआई के बारे में भी पढ़ा, इनोवेशन के बारे में भी पढ़ा। तो चलिए यहाँ तक ही आज हम रहने देते, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे और टेक केयर।